नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुंशी प्रेमचंद्र जी की उपन्यास निर्मला भाग 16 में। सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज़ आई। ऐसा मालूम हुआ कि वह मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल कर गई और भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूँ। जिसे न खाना हो वह पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहाँ खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आ गई? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कड़े स्वर में कहा, क्या कर रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ तो मैं ही हूँ। कोई इधर उठा है, कोई उधर मुँह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊँ और कहाँ तक मनाऊँ? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, क्या बात है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते? और क्या बात है? 10 दफ़े मेहरी को भेजे, आखिरी में आपको दौड़ के आई। इन्हीं तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ। सारी दुनिया मुंह में काले पोतने को तैयार है। किसी को भूख ना हो, पर कहने वालों को यह कहने से रोक कौन सकेगा कि पिचासनी किसी को खाना नहीं देती। मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते? जानते हो न क्या वक्त है? मनसाराम स्थिर खड़ा रहा। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह किसी भी समझ नहीं सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अचानक ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधावृढ़ हो रही थी, उनमें विष प्रभाव क्यों होने लगा? उसी अर्धचेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूखा नहीं तो शाम को भी नहीं खाया। तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहेगा? तुम में पहले तो यह आदत नहीं थी। रूठना कब से सीख लिया है? जाकर खाओ। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। यह कहते हुए वह अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और गुल्लक पान खाकर मुस्कुराती हुई पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूँ क्या? मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन दिन घुलता चला जा रहा है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ नहीं बोली। वह चिंता के अपार सागर में डूबी रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझा होगा। क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इनकी तो रंग ही बदल गए? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आ गया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक यह महाशय न जाने कहाँ से टपक पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना असंभव है। मैं किसी विपत्ति में फंस गई हूँ क्या? मेरे बस सवेरे उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज़ पत्तर सब इकट्ठे कर लाद रहे हैं। भूंगी, मैंने पूछा तो बोले, अब स्कूल में ही रहूँगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है। तुमसे पहले के कितने लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा, मुझे जगह न मिलेगी तो मेरा पढ़ना न हो सके और मैं इम्तहान में शरीक न हो सकूँगा, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह शाला की कीर्ति को उज्ज्वल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली कर दिया। इसलिए मनसाराम वहाँ से आते ही अपना सामान इकट्ठा कर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है? 2-4 दिन में चले जाते। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूँ। मनसाराम, वहाँ का रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता, सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो? सो जाओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की ज़रूरत नहीं है। मुंशी जी का हार, जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो। रात को भी कुछ नहीं खाया? मनसाराम, नहीं, वही खाऊंगा। रसोइयों से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर हो जाएगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ
जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों के बला रही थी। बेटा, वहाँ छोटे नहीं रहते, सब काम अपने ही हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा व्रज का हृदय है महारानी। लड़के ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है, और तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं हो। यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा, वनवास जा रहा है, लौटकर फिर नहीं आएगा। यह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं। बात उसके दिल के पत्थर पर लकीर हो गई है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी की सुनते ही नहीं। आप जाकर बुला दीजिए, क्या पता आपके बुलाने से आ जाए। रुक्मणी, आखिर हुआ क्या है जिस पर भागा जाता है? घर से उसका जीव उचट चुका है। उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही नहीं लगता था। तुम ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो? रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से बैठोगी तभी पाओगी क्या? निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी ज़बान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ ही। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर बुला लीजिए उन्हें। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं जाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देख कर उड़ना चाहता है, पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है। पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था, पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक भी नहीं, और इसी तरह चले गए? मुझसे इतनी घृणा। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती थी। आशा थी कि छुट्टी के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह न आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर स्कूल भेजा। 9 बजे भूंगी लौट आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं? मूंगी, अरे हरे वरे कुछ नहीं हुए हैं और सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं? भूंगी, यह तो मैंने नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं। हाँ, वहाँ कहार मेरा देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फूलकियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हर दम पड़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं लड्डू क्यों नहीं खाए? भूंगी, बहू जी झूठ क्यों बोलूँ, यह पूछने की तो मुझे सुध ही नहीं रही। हाँ, यह कहते थे कि अब तू यहाँ कभी न आना, न मेरे लिए कोई चीज़ लाना। अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री ना भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेश ना भेजे। और एक ऐसी बात कही कि मेरे मुंह से नहीं निकल सकती। फिर रोने लगी। निर्मला, कौन बात थी, कहे तो। भूंगी, क्या कहूँ, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगी। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकली। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठ जाता है। उसका रोम रोम अर्थनाद करने लगा। वह वहाँ बैठी न रह सकी, जाकर बिस्तर पर मुंह ढाँप कर रो रही थी। वह भी जाने क्या गया, उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज़ गूंजने लगी। वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से धधकने लगी। उसे अपनी चिंता कोई न थी। जीवन में सब सुख की क्या आशा थी जिसकी उसे लालसा होती। उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि वह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके। कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जी न चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे स्पर्श के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने ही तक थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों से मनसाराम की आत्मपीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मन स्वामी साहसी युवक
इस आक्षेप का जो असर पड़ता था उसकी कल्पना ही उससे काँप उठती थी। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतार कर फेंक दिया और यह निश्चय कर लिया, वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उसे अवश्य मिल कर जाया करते थे। उसने आने का समय हो गया था, आ ही रहे थे। यह सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई, उनका इंतजार करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं। जब निर्मला को पता चला कि मुंशी जी बाहर ही बाहर चले जाएंगे, नहीं रुकेंगे, घर में नहीं आएंगे, तो उसने भूंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक ज़रूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। यह संदेश पाकर अंदर आए, पर कमरे में न आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को तेज़ बुखार आ गया है, बेहतर हो कि आप घर पर ही इसका इलाज करें, इसलिए उधर ही से आता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई ख़ास बात हो तो कहनी है। निर्मला पर मानो वृक्ष गिर पड़ा हो। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकले पर तुले हुए थे। दो में से कोई एकदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। मुंशी जी, मैंने लड़कों पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, यह सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्योरिया बदल कर कहा, मैं कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहाँ और लड़कों के साथ पढ़ेगा। यह तो बुरी बात न थी। मैंने क्या किया है? निर्मला, खूब सोचिए, इसलिए आपने उन्हें वहाँ भेजा था। आपके मन में और कोई बात न थी। मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम्हारी सोचो। निर्मला, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहाँ रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी जितनी जिम्मेदारी से उनकी देखभाल करेंगी वह सही रहेगा। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण ना लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूँगी। मुंशी जी ने इसका जवाब कुछ नहीं दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन, तेरी गति विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भाग्य है। तू कितनी रंग बदलती है, इस कला में तू निपुण है।